चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ओके। केस 11, अकाउंटिंग फॉर इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के तीन पार्ट्स हैं बेसिकली। पहला है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, दूसरा है फॉरेन ब्रांच और तीसरा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। जिसमें से फर्स्ट ब्रांच हमने कल स्टार्ट की थी और मैंने आपको बताया था जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं ये दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स that is receivable or payable is cash is fixed in determinable amounts. The amount that is receivable or payable in cash or equivalents is a monetary item, and non-monetary other than monetary item जो है that is non-monetary item which are receivable or payable in determinable amounts, these are monetary items. monetary items का initial recognition होता है दोनों का ही। initial recognition तो spot rate पर होगा और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ईयर एंड पर मॉनेटरी आइटम्स का होता है क्लोजिंग रेट पर। इस पर होता है क्लोजिंग रेट पर, और नॉन मॉनेटरी आइटम्स उसी रेट पर चलते हैं। बट अगर आपने कभी एसेट्स को रिवैल्यू किया है, क्या किया है, रिवैल्यू, तो फिर डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, राइट, दिस दिन फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड, जिस दिन फेयर वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड उस दिन की रेट फिर आप उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, चलिए, तो इसी फॉर्मेट के अंदर ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसी फॉर्मेट के अंदर कंटिन्यू कर लेते हैं, राइट। देखो यहाँ पर इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन भले ही आइटम मॉनेटरी हो या फिर नॉन मॉनेटरी हो, किस रेट पर होगा, एट स्पॉट रेट। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पर होगा, स्पॉट रेट पर। इधर भी स्पॉट रेट पर इनिशियल रिकॉग्निशन होगा भैया बहनों, और इधर भी रिकॉग्निशन किस रेट पर होगा, स्पॉट रेट पर होगा। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। नंबर टू, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इसका होता है क्लोजिंग रेट पर, किसका, मॉनेटरी का। मॉनेटरी का होता है एट क्लोजिंग रेट, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इसका स्पॉट पर ही चलेगा, स्पॉट पर ही चलेगा, पर इफ फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड, इफ फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड, अगर फेयर वैल्यू डिटरमाइन की है तो डेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू, डेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू विल बी टेकन। ठीक है, ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा का पूरा। नाउ व्हाट अबाउट, अगर आपने कोई डेटर को 60 डॉलर्स पर रिकॉर्ड करा और 62 की रेट हो गई, और जो सेटलमेंट रेट है मान लो 58 है, सेटलमेंट रेट कौन सी मान लो 58, तो जो 60 पे रिकॉर्ड हुआ 62 पे आया, और 58 रियलाइज हुआ, मतलब 4 से कम हुआ। जो 4 से कम हुआ, ये डिफरेंसेस कहाँ जाते हैं, तो ये डिफरेंसेस सीधे P&L में नहीं जाते, ये डिफरेंसेस के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनता है जिसको कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। क्या कहते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। तो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी रिजल्टिंग डिफरेंसेस हैं, जो भी रिजल्टिंग डिफरेंसेस हैं, they will be transferred to a separate special account, and this account is called as exchange difference account। और क्योंकि इसका नाम में ही एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है तो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। वो अकाउंट जो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। बोले ये सुनो, अरे ये सुनो, यस सर, आइए, क्यों ना आपको एक एग्जाम क्वेश्चन ही करवा दिया जाए, सीधा सा। ठीक है, रेडी है, चलिए एग्जाम क्वेश्चन पर चलते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो नवंबर 22 एग्जाम का ही क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक, हम इस लेवल से बहुत ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जिस लेवल को पूछ रहा है
वो तो कवर हो चुका है ऑलरेडी तुम्हारा, ठीक है, बट इस लेवल से बहुत ऊपर अभी अपन जा रहे हैं, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, सीधा कंपलसरी में 1C, जार्ड लिमिटेड परचेज द मशीन US डॉलर 20,000। अभी क्या होता है, डॉलर वॉलर देख के बच्चों को रुपीज ही टोटल मारने नहीं आते, डॉलर देख के तो और घबरा जाते हैं, इससे इसको छोड़ के आते लोग, क्योंकि अभी जो इस CS का मैक्सिमम लेवल आएगा वो भी आना बाकी है, ठीक है, ये इजी है, बट इजी क्वेश्चन में भी शहीद हो जाते हैं, समझना ध्यान से। US डॉलर 20,000 ऑन 31 December 2021 पेबल इन 4 months, 4 महीने में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में पे होगा। इट एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 months 78.85 पर US डॉलर। एक सेकंड, एक सेकंड, 3C1 अभी आप नहीं कर पाओगे, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का है, 3C2 आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये कर लेते हैं पहले। Trade payables of Jard Limited includes amount due to sterling 9,75,000 recorded at prevailing exchange rate on date of purchase $1.75 पर 9,75,000 रुपये रिकॉर्ड हुए अगर, तो डॉलर कितने हुए, 9,75,000 डिवाइड बाई 75 कितना हुआ, $13,000 का पेमेंट है। द एक्सचेंज रेट ऑन बैलेंस शीट डेट, सर कह रहे बैलेंस शीट डेट, देखो मॉनेटरी आइटम मतलब क्रेडिटर, अरे अमाउंट ड्यू मतलब क्रेडिटर ना, तो क्रेडिटर का स्टर्लिंग लिमिटेड जो नाम है, अमाउंट ड्यू टू स्टर्लिंग लिमिटेड, ये फॉरेन क्रेडिटर है जो बुक्स में रिकॉर्डेड है 75 की रेट पर, बट क्लोजिंग रेट हो चुकी है 79। पेमेंट 1 मई को किया गया जब रेट थी 78.3। यू आर रिक्वायर्ड हु, you are required to calculate the amount of exchange difference on 31st March 2022 and 1st May 2022 and also explain the accounting treatment in the books of Jard Limited। 3C1 हम बाद में करेंगे, 3C1 को छोड़ दें, 3C2 की फोटो ले ले जरूर या लिख लें, ठीक है, लिख लेते हैं आराम से, और एक्सप्लेन करना है एंट्रीज के साथ, ठीक है, एंट्रीज के साथ में एक्सप्लेन करना है। चलिए लिख लेते हैं ना, 2 मिनट लग रहे हैं वैसे ही, ठीक है, लिखो इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 लिखो, जार्ड लिमिटेड अमाउंट ड्यू टू, अमाउंट ड्यू टू स्टर्लिंग लिमिटेड, अमाउंट ड्यू टू स्टर्लिंग लिमिटेड रुपीस 9,75,000 recorded at 75 rupees, यही है, recorded at 75 rupees। बैलेंस शीट डेट, क्लोजिंग रेट इज $1 equal to 79, closing rate is $1 equal to 79, डेट ऑफ पेमेंट है, हाँ हाँ, $1 equal to 79 रुपीज, हाँ ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट 1 मई 2023 जो भी है, ठीक है, 1 मई 2023, जिधर रेट इज 78.3 एट $1 इज इक्वल टू 78.3, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पास एंट्रीज एंड शो, पास एंट्रीज एंड शो एक्सचेंज डिफरेंसेस। ये एग्जाम में टोटल 5 मार्क का था, जिसमें ये 2.5 मार्क की एंड का पार्ट था, बट यही पार्ट के साथ वो 3-4 ट्रांजेक्शन और मिक्स करके पूरे को ही 5 मार्क का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जर्नल ऑफ जो भी कंपनी है नाम आ जाएगा, प्रॉपर एंट्रीज का फॉर्मेट लेना है, नरेशन लिखनी, सब काम करने, ठीक है, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, डेट, इधर डेट भी लिखनी है, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग पर रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो 31 मार्च की डेट लगेगी, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बोलो। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की डेट दी है आपको, नहीं दी है, आई थिंक नहीं दी है, ट्रांजैक्शन की डेट नहीं दी है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट एंट्री में डेट में डैश,
पहली एंट्री क्या करोगे, फॉरेन क्रेडिटर स्टर्लिंग, फॉरेन क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट होता है, क्रेडिटर डेबिट होता है ना, नहीं क्रेडिटर क्रेडिट होता है, क्रेडिटर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है पक्का, ठीक है। अच्छा, रेट ऑन डेट ऑफ परचेज, हाँ कब है, फर्स्ट एंट्री जब रिकॉर्ड किया होगा क्रेडिटर को, फिक्स एसेट तो है नहीं, अपन ने परचेज डेबिट मारा होगा, परचेज डेबिट टू फॉरेन क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू स्टर्लिंग, और ब्रैकेट में मेंशन करना होता है दिस इज अ फॉरेन क्रेडिटर, ठीक है। हाँ नरेश भाई में लिख सकते हैं 9,75,000, 9,75,000 being purchase recorded, being purchase recorded, ठीक है। अब 31 मार्च क्लोजिंग आया, अब से मॉनेटरी आइटम मैंने आपको कल ही क्लियर किया था कि परचेज सेल को मत क्लोजिंग पे रिकॉर्ड कर देना, नहीं तो उधर बढ़ाओगे नहीं इधर गिराओगे, नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, है। सिर्फ क्या बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा। अच्छा क्रेडिटर बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, क्योंकि 75 से अभी रेट कितनी होगी, 79 हो गई, 4 से बढ़ाना है, $4, और नंबर ऑफ डॉलर तुम कैसे निकालोगे, 9,75,000 डिवाइड बाय 75 के रेट, तो 9,75,000 डिवाइड बाय 75 की रेट कितना हुआ, 13,000, $13,000 इंटू 4 रुपए, $13,000 इंटू 4 रुपए, कहाँ से 79 माइनस 75, तो अब ये डिफरेंस डेबिट करो, कुछ तो डेबिट करोगे, अरे यार क्रेडिटर क्लोज होने के लिए होगा ये टू स्टर्लिंग फॉरेन क्रेडिटर, तो एस की रिक्वायरमेंट है कि आपको सीधा इसको पीएनएल में नहीं डालना है, सीधा इसको पीएनएल में नहीं डालना है, इट विल गो टू स्पेशल अकाउंट, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, एंड शो द वर्किंग इन नरेशन, यू कैन शो $13,000 multiplied by 79 minus 75, so this is how much, 52,000, 52,000, right? Is it clear everybody, huh? Is it clear? Now on settlement date, समझना, settlement date is 1st May, settlement date is 1 मई। now 1 मई को मेरी बात समझना, आपको बैंक से पैसा पे करना है टू बैंक, बट आज जो पैसा पे करोगे वो तुमको मिलेगा $13,000 इंटू 78.3, 78.3 पे होगा पक्का, कितना आया 1,0,1,7,9,00, कैसे है? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। अब बताओ फॉरेन क्रेडिटर तुम्हारा 79 पर बंद हुआ, तो 79 पर खुला ना, अरे यार 75 पर रिकॉर्ड हुआ था, तुम उसको 79 पर लाए, तो अभी वो क्लोज भी कितने पर होगा, 79 पे, तो फॉरेन क्रेडिटर डेबिट कितना, $13,000 इंटू 79, 10,27,000, और टू एक्सचेंज डिफरेंस 9,100, दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस नेट कितना हुआ, 52,000 माइनस 9,100 विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। बोले आता कोई डाउट, अरे समझ आया, देखो मैं फिर से बताता हूँ पूरी कहानी थी क्या, पूरी कहानी थी कि सर जो हमारा $75 पर रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिटर बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा $2-4 से, लेकिन सेटलमेंट पर 78.3 ही दिए, मतलब 0.7 पर डॉलर फायदा हुआ, इसको आप निकाल भी सकते थे 0.7 पर डॉलर, तो 0.7 पर डॉलर मल्टीप्लाइड बाय $13,000 इज 9,100,
हेंस वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड, यस और नो? बोले यहाँ तक कोई तकलीफ? अरे यहाँ तक कोई तकलीफ क्या? समझ आया? दिस इज सिंपल ट्रांजैक्शन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ हाँ। P&L वाली भी करनी, लास्ट एंट्री एक्सचेंज डिफरेंस जो भी आ रहा है, P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस नेट। मैं कर देता हूँ, P&L अकाउंट डेबिट लास्ट टू एक्सचेंज difference, how much? 42,900. Is it clear everybody? This illustration is over. पक्का? इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने अभी स्किप किया, वो थर्ड पार्ट से मिक्स होकर क्वेश्चन था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्वेश्चन था, हाल ही का गर्मा गर्म क्वेश्चन है नवंबर 22 अटेम्प्ट का। ठीक है, चलो कितने मार्क्स? 5 मार्क कंपलसरी। ग्रुप 1 में इनके पास में समझना ध्यान से, ग्रुप 1 में वी हैव ओनली 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें AS1 है, AS3 है ना, AS2 है, AS10 है, 11 है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है और बोरोइंग कॉस्ट है, इतने ही है। ठीक है, इसमें से वो AS2 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तुम्हारा हो चुका है, बाकी है? बाकी है। ठीक है, AS2 AS10 AS11 और AS16 पर तो भयंकर तरीके से पूछते हैं, जो नहीं पूछे कम पूछते, AS1 कम पूछा जाता है, AS3 कम पूछा जाता है, बट दे आर पार्ट ऑफ योर ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो लिमिटेड स्टैंडर्ड्स है, पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, सोचो कंपलसरी ही सारे आते हो तो उससे बढ़िया क्या चीज़ हो, मतलब कंपलसरी में ही तुम 20 में से 18 नंबर अपने लगा दो, मान लो कट कुटा के भी, तो फिर तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। हाँ हाँ, मतलब कई नरेशन ने लिखी, स्पीड की इशू, ओवर रेटिंग करी, है ना, 15 माने। अच्छा चलो, तो कम एएस है, AS2 ग्रुप 2 में वी हैव नंबर ऑफ AS इज मोर, है ना। चलो, बोले आया तो कोई डाउट, कोई दिक्कत? पक्का? तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, नॉट गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नाउ आई विल शो टू यू, ठीक है, व्हाट इज माय लेवल। ठीक है, व्हाट किस लेवल से अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे, वो लेवल को अभी हम टच करने वाले हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी हम समझना नेक्स्ट, यहाँ पर अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का, और ये पैराग्राफ है पैरा नंबर 46 और 46A। कौन से पैराग्राफ से बोलो? पैरा नंबर 46 और 46A। ठीक है, ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के स्पेशल केस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के भी स्पेशल केस की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सर अगर किसी कंपनी ने, पहले थ्योरी समझा देता हूँ फिर प्रैक्टिकल बता दूंगा, प्रैक्टिकल इसका हम कल कर पाएंगे, आज समय के अभाव की वजह से मुझे 12:30 पर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बट तब तक मुझे सिर्फ इसकी थ्योरी ही पढ़ानी है और वही लिखानी है। समझना ध्यान से, अगर कोई कंपनी है, सिर्फ कंपनी, एलिजिबल SSC कंपनी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा टैक्स पढ़ा रहा हूँ बट ईजी है। 46A का जो ट्रांजैक्शन है वो कहता है समझना ध्यान से, पैराग्राफ 46 और 46A क्या कहता है, सिर्फ कंपनी है और इस कंपनी ने फिक्स्ड असेट्स के लिए फॉरेन से लोन उठाया, मतलब कोई फिक्स्ड असेट है उसके लिए अपन ने लोन कहाँ से लिया? फॉरेन से। ठीक है, अब समझना ध्यान से, फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए आपने फॉरेन से लोन उठाया, वो भी ऐसे लोन जो कि 12 महीने से ज्यादा में टर्म में पेबल होगा। लॉन्ग टर्म लोन उठाया, लॉन्ग टर्म लोन उठाया किसी फिक्स एसेट्स को लेने के लिए। ठीक है, अब अगर ये फिक्स एसेट्स को लेने के लिए लोन उठाया है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 आपको ऑप्शन देता है कि आप एक्सचेंज डिफरेंसेस, क्योंकि देखो फिक्स्ड एसेट नॉन मॉनेटरी, पक्का? अभी तो कोई दिक्कत नहीं, फिक्स्ड एसेट नॉन मॉनेटरी, उसका तो अपवर्ड वेपवर्ड कुछ नहीं, उसका डिफरेंस कुछ नहीं, बिकॉज नॉन मॉनेटरी आइटम आर रिकॉर्डेड एट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की रेट, मॉनेटरी आइटम आर रिकॉर्डेड एट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की रेट, पर जो लोन लिया है इस फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, दैट इज अ मॉनेटरी आइटम, दैट इज अ मॉनेटरी आइटम। तो आइटम एक नॉन मॉनेटरी और एक मॉनेटरी है, जो फिक्स्ड एसेट्स है दैट इज नॉन मॉनेटरी, फिक्स्ड एसेट इज नॉन मॉनेटरी, पर जो लोन लिया इस फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस कराने के लिए, वो भी फॉरेन से, वो भी फॉरेन, दैट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड एट क्लोजिंग रेट। नॉन मॉनेटरी लोन
हाँ, मॉनेटरी लोन हैज टू बी रिकॉर्डेड एट क्लोजिंग रेट। अब एएस आपको ये ऑप्शन देता है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस है वैसे तो सीधा पीएनएल में डेबिट करो क्रेडिट करो, बट यहाँ पर आप इस एक्सचेंज डिफरेंस को एसेट की कॉस्ट में भी प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऑप्शन है जो पैराग्राफ 46 और 46 ए आपको देते हैं। वैसे तो सारे एक्सचेंज डिफरेंसेस में ही जाएंगे, जो भी डिफरेंसेस सारे एक्सचेंज डिफरेंसेस में ही जाएंगे, बट इफ द लोन इज रिलेटेड टू अ डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट then only company SSE can adjust the exchange difference in the cost of asset itself. ठीक है sir, what about if we have taken a loan for other purpose other than fixed assets? तो याद रखना इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं और इस अकाउंट का भयानक नाम है, शॉर्ट फॉर्म ही इसकी इतनी बड़ी है देखना। तो अभी लॉन्ग फॉर्म बताता हूँ, ये इसकी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है इस अकाउंट की, FCMI TDA। ये अकाउंट कब खुलता है? जब आपने लोन तो लिया, जब आपने लोन तो लिया दैट इज रिलेटेड टू अदर देन डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, तो डिफरेंस इस अकाउंट में जाएगा, FCMI TDA अकाउंट, और एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। ठीक है, अब इसका करना क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस तो सारा पीएनएल में डालते, अगर इसको भी पीएनएल में ले जाते तो फिर तो इसका भी नाम एक्सचेंज डिफरेंस देते ना। तो कहते हैं दिस अकाउंट बैलेंस हैज टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द लोन, दिस अमाउंट हैज टू बी अमोर्टाइज्ड, इट हैज टू बी चार्ज टू पीएनएल ओवर द लोन्स लाइफ, मतलब लोन लाइफ 10 साल, तो 10 साल तक इसको अपने बुक्स में रखो, और अगर डिफरेंस अगर 1 लाख रुपए आ रहा है तो हर साल 10,000 रुपए पीएनएल में इसके रेशो में ट्रांसफर करते जाओ। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ 46 एंड पैराग्राफ 46A। ये है आपका पैराग्राफ नंबर 46 और पैराग्राफ नंबर 46A। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? लिख डालें, लिख डालते हैं, फटाफट से लिखें पैराग्राफ 46 एंड 46A। इसको अभी मत लिखना, FCMI TDA में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने आपको पढ़ाया इफ दैट इज देयर इज अ लोन, if you have taken it for a depreciable fixed asset, if the loan you have taken it for a depreciable fixed asset, then if it is for a depreciable fixed asset, you have an option, not compulsory, you can exercise paragraph 46 and 46A, that is optional for only company SSE, that is optional for only company SSE if the loan is there for a depreciable fixed asset adjust in the cost of asset। अरे यार डॉलर बढ़ गया तो फिक्स एसेट को बढ़ा दो, डॉलर गिर गया तो फिक्स एसेट्स को कम कर दो है। इफ इट इज अदर देन डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट, लोन बढ़ रहा है तो लोन बढ़ने के लिए क्रेडिट होगा, FCMI TDA डेबिट होगा। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम बोला सीखो, ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। पक्का लिख देते हैं फटाफट से पैराग्राफ 46 एंड 46A। नॉन मॉनेटरी को रिवैल्यू करते हैं तब चेक नहीं करेंगे, क्लोजिंग पे चेक करेंगे। हाँ देख, रिवैल्यू तो अपन सिर्फ नॉन मॉनेटरी को करते हैं ना, नॉन मॉनेटरी पे तो एडजस्टमेंट हो ही नहीं रहा है, वो डिफरेंस के बाद बढ़ेगी घटेगी। पहले डिफरेंस एडजस्ट कर लो, फिर अगर इवैल्यूएशन करना है तो करो। ओके, पैरा नंबर 46 एंड 46A। मेरे को लग रहा है इसका पुलकित से थोड़ा दिल का प्यार हो गया है, नहीं? ओके ओके ओके, लिखे फटाफट से, ओनली कंपनी, ओनली कंपनी, ऑप्शनल है, कंपनी के लिए भी क्या है? ऑप्शनल है। इफ देर इज अ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, लॉन्ग टर्म कब बोलोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है,
then if there are exchange differences, होंगे ही वो तो, monetary item are always reported at closing or closing cannot be same, closing cannot be same, then there are two things to weigh out. if it is related to, थोड़ा फास्ट उतारना, मेरी क्लास का टाइम ऊपर हो चुका है ना, related to depreciable asset, depreciable fixed asset, depreciable fixed asset, तो सीधा ऑप्शन है एडजस्ट, मतलब प्लस बी माइनस बी इन कॉस्ट ऑफ असेट, एडजस्ट इन कॉस्ट ऑफ एसेट। इस पे क्वेश्चन में आपको इलस्ट्रेशन कल कराऊंगा, ठीक है। देन if it is related to others, मतलब if it is not related to any depreciable asset, then we have to accumulate the balance, accumulate the balance in FCMITDA account and amortize over period, and amortize over period। नोटिस FCMITDA फुल फॉर्म लिख देता हूँ, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम। इतनी बड़ी फुल फॉर्म लिखने के लिए पूरे पेज की लाइन चाहिए। मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन, और इंस्टीट्यूट कहता है नो शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड है, डिफरेंस अकाउंट, ठीक है। ऐसे की कॉपी तो अच्छी होती है नहीं। चलो चलो यहाँ तक समझ आया। 46 46 से इस पे क्वेश्चन कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।